क्या कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि क्यों ज्यादातर लोगों के नए साल के जो रेजोल्यूशंस होते हैं ना, हम्म। वो बड़ी बड़ी कस्में कि अब से रोज जिम जाना है या किताबें पढ़नी है, वो फरवरी का महीना आते आते पूरी तरह दम तोड़ देते हैं। हाँ यार, ये तो हर साल की कहानी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो एक बिना नींव की इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई इंसान बस सुबह उठता है और सोचता है कि आज से सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, बिना किसी ठोस ढांचे के। एग्जैक्टली। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी चूक होती है। एक इंसान सोचता है कि वो बस एक दिन में ही अपना पूरा जीवन पलट देगा। कभी कोई एक आदत पकड़ ली, 4 दिन बाद उसे छोड़कर कोई नया मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और किसी नई रूटीन के पीछे भागने लगे। हाँ, वो चॉपिंग एंड चेंजिंग वाली बात है ना। सही कहा। ये जो लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर कूदते रहने की आदत है ना, ये असल में दिमाग को बहुत ज्यादा थका देती है। इस भटकाव में ऊर्जा तो पूरी खर्च होती है, लेकिन अगर नतीजे की बात करें तो वो एकदम शून्य रहता है। और आज की इस गहरी चर्चा का असल मकसद इसी भटकाव से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है, द आर्किटेक्चर ऑफ ऑथेंटिक अलाइनमेंट, ये कोई आम 10 आदतों की बोरिंग सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे बहुत आगे की चीज है। हाँ, यहाँ हम समझेंगे कि कैसे एक सही दिनचर्या इंसान को कैदी नहीं बनाती, बल्कि उसे एक तरह की आजादी देती है। ये इस बारे में है कि कैसे एक प्रामाणिक संतुलन बनाया जाए ताकि कोई भी इंसान अपनी ही बनाई आदतों के बोझ तले दबने के बजाय एक खुली सांस ले सके। इस पूरे विचार का जो मूल है ना, वो बहुत ही गहरा है। जब कोई अपने लिए एक ढांचा या एक आर्किटेक्चर तैयार करता है, तो वो केवल काम निपटाने की एक टू डू लिस्ट नहीं बना रहा होता। अच्छा, तो वो और क्या कर रहा होता है? वो बेसिकली अपने लिए एक ऐसा मानसिक और शारीरिक स्पेस बना रहा होता है जहां फैसले लेना आसान हो जाए। हम्म। बिना किसी ढांचे के हर छोटी चीज के लिए दिमाग को बहुत जोर लगाना पड़ता है, बिल्कुल। जिससे इंसान की ऊर्जा खत्म होती है। तो ये ढांचा उस ऊर्जा को बचाकर उसे सही जगह लगाने का एक पूरा विज्ञान है। तो अगर किसी को ये वास्तुकला या ढांचा बनाना हो, तो शुरुआत कहाँ से होगी? स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत विचारों या मेडिटेशन से नहीं होती। इसकी शुरुआत सीधे तौर पर शरीर से होती है। शारीरिक व्यायाम। हाँ, अब ये कोई फिटनेस मैगजीन वाली बात नहीं है कि 6 पैक एब्स बनाने हैं या वेट लॉस करना है। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है। यहाँ बात माइंड बॉडी कनेक्शन की हो रही है। जब कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर कसरत करता है, भले ही उसका बिल्कुल मन ना कर रहा हो, तो वो असल में क्या कर रहा है? शायद वो खुद को कुछ साबित कर रहा है। एग्जैक्टली। वो अपने ही दिमाग को एक सबूत दे रहा है। ये एक एम्पिरिकल एविडेंस है कि हाँ, मैं अनुशासित रह सकता हूँ। शरीर के माध्यम से दिमाग को ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो तय किया गया है वो किसी भी हाल में पूरा होगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपना ही क्रेडिट स्कोर बनाने जैसा हो गया। क्रेडिट स्कोर? वो कैसे? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति बैंक जाता है, तो बैंक उसे लोन देने से पहले जी। उसका सिबिल स्कोर देखता है कि इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। हाँ, वो तो है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी ना हमारे ही साथ एक सिबिल स्कोर मेंटेन करता है। जब कोई खुद से वादा करता है कि कल सुबह मैं दौड़ने जाऊंगा और वो सच में जाता है, हाँ। तो दिमाग के बैंक में उसका सेल्फ ट्रस्ट क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है। और यही वो नींव है जिस पर बाकी सारी आदतें टिकती हैं। जब एक इंसान बार बार खुद से किए वादे पूरे करता है, तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि ये व्यक्ति अपनी कही बात पर कायम रहता है। और इसके पीछे कोई न्यूरोसाइंस भी तो काम करता होगा। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस यही कहता है कि जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो डोपामाइन का स्राव उन कामों से जुड़ जाता है जो शुरुआत में मुश्किल लगते थे। एक बार जब शरीर को ये अनुशासन समझ आ जाता है ना, तो इसके बाद किसी भी नई और मुश्किल आदत को अपनाना, चाहे वो पैसों की बचत करना हो या कोई नई भाषा सीखना, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दिमाग को अब उस इंसान पर पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। वो क्या? मान लीजिए किसी ने अपना क्रेडिट स्कोर बना भी लिया, शरीर को अनुशासित कर लिया और रोज जिम भी जाने लगा, पर अगर दिन शुरू होने से पहले ही उसका दिमाग पूरी तरह से थक जाए, तो उस शारीरिक ताकत का क्या फायदा? ये तो सोचने वाली बात है। और यहीं से वो अगली कड़ी जुड़ती है जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा विवादास्पद हो सकती है। दिन की शुरुआत और अंत में फोन से पूरी तरह दूरी बनाना। नो फोन बाउंड्रीज।
विवादास्पद इसी रफ्तीली कथी आज के समय में तकनीक हमारी जिंदगी का केंद्र बन चुकी है यार। फोन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। वही तो, मुझे भी इसी बात पे थोड़ी आपत्ति है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है ना। एक आम इंसान जो किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, जिसके क्लाइंट्स अलग अलग टाइम जोन में हैं, या जिसे दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहना है, वो सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले दुनिया से कैसे कट सकता है? क्या ये नियम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत हमें इसे एक अलग नजरिए से देखने को कहता है। जब कोई इंसान सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाकर ईमेल या सोशल मीडिया चेक करता है, तो उसके दिमाग में क्या होता है? क्या होता है? उसका दिमाग तुरंत एक प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव मोड में चला जाता है। किसी क्लाइंट का गुस्सा हो, दुनिया की कोई बुरी खबर हो, या किसी दोस्त की कोई चमकती हुई वेकेशन की तस्वीर, ये सब इंसान के दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देते हैं। दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उस व्यक्ति का ध्यान 100 अलग-अलग दिशाओं में टूटकर बिखर चुका है। बिल्कुल, मतलब वो इंसान अपने दिन को अपनी शर्तों पर शुरू करने के बजाय दुनिया की शर्तों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब ध्यान इस तरह से खंडित हो जाता है, तो इंसान पूरे दिन सिर्फ दूसरों की आग बुझाने में लगा रहता है। इसीलिए सुबह का और रात का वो समय पवित्र या सेक्रेड माना गया है। पवित्र समय। हाँ, ये वो समय है जब इंसान अपने खुद के प्रामाणिक स्वरूप के साथ जुड़ता है। अगर दिन के पहले और आखिरी घंटे में कोई बाहरी शोर नहीं होगा, तो वो अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। फोन से दूरी बनाने का मतलब सन्यासी होना नहीं है, बल्कि अपनी दिमागी ऊर्जा को एक ढाल के पीछे सुरक्षित रखना है। सही बात है, ये बात समझ में आती है। तो जब दिमागी ऊर्जा बाहरी शोर से सुरक्षित हो गई और शरीर अनुशासित हो गया, तब उस ऊर्जा को कहीं न कहीं तो लगाना ही होगा। जाहिर सी बात है। अगर ऊर्जा है लेकिन दिशा नहीं है, तो इंसान फिर से उसी भटकाव में खो जाएगा। और यहीं पर केंद्रीकृत संगठनात्मक प्रणालियों यानी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स और संडे प्लानिंग की भूमिका आती है। हाँ, ये हिस्सा पूरी तरह से व्यावहारिकता पर आधारित है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार रूटीन बनाने से इंसान बंध जाता है, उसकी फ्रीडम छिन जाती है। बिल्कुल, लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके एकदम उलट है। जब कोई व्यक्ति संडे प्लानिंग करता है, यानी अपने पूरे आने वाले सप्ताह का एक खाका तैयार करता है कि कौन सा काम किस दिन होगा, कब बिल भरने हैं, कब घर का सामान लाना है, तो वो असल में अपने दिमाग का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर रहा होता है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मैं इस बोझ को थोड़ा और गहराई से समझना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यार एक ही दिन बैठकर पूरे हफ्ते की प्लानिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम है। इसे समझने के लिए हमें दिमागी ऊर्जा के काम करने के तरीके को देखना होगा। हमारे दिमाग के पास रोजाना फैसले लेने की एक लिमिटेड कैपेसिटी या सीमित क्षमता होती है। इसे डिसीजन फटीग या फैसले लेने की थकावट कहते हैं। डिसीजन फटीग। हाँ। जब एक इंसान मंगलवार की सुबह उठता है और ये सोचने में अपनी ऊर्जा लगाता है कि आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, या नाश्ते में क्या बनेगा, या काम पर कौन सा ईमेल पहले भेजना है, तो वो अपने दिमाग का ग्लूकोज उन छोटे छोटे और गैर जरूरी फैसलों में जला रहा होता है। ठीक यही होता है। और जब तक वो किसी बड़े और अहम काम तक पहुंचता है, तब तक उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका होता है। बाप रे, तो रोज की कहानी है। संडे प्लानिंग इसी मानसिक घर्षण या मेंटल फ्रिक्शन को खत्म करती है। जब लॉजिस्टिक्स पहले से तय होते हैं, तो इंसान को क्या करना है ये सोचना नहीं पड़ता। वो सीधा उस काम को कैसे करना है इस पर अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा लगाता है। वाओ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि योजना असल में इंसान को आजादी देती है। जीवन के इन सारे लॉजिस्टिक्स को वो एक अनुमानित लय या प्रिडिक्टेबल रिदम में बदल देती है। बिल्कुल, अगर बुधवार को अचानक काम का दबाव बढ़ भी जाए, तो उस व्यक्ति को घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक स्पष्ट नक्शा पहले से मौजूद है। लेकिन योजना बनाने के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये भी तो है कि किसी के पास भी असीमित समय नहीं होता। हाँ, 24 घंटे हैं सबके पास। तो जब जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब कोई इंसान कैसे तय करे कि उसे क्या करना है और क्या छोड़ना है? यहीं पर एक ऐसा तरीका सामने आता है जो इस पूरी वास्तुकला को बहुत सुलझावा बनाता है। आप समय प्रबंधन के लिए विकल्पों के मेन्यू की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। विकल्पों का मेन्यू कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये आत्म जागरूकता का एक बेहतरीन टूल है। इसमें इंसान अपने सभी कामों को 2 हिस्सों में बांटता है,
पहले होते हैं गैर पराक्रम्य या नॉन नेगोशिएबल्स, जिनके बिना जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। और दूसरे दूसरे होते हैं इच्छाएं या वांट्स, जिन्हें करना अच्छा तो है, लेकिन अगर वो छूट भी जाएं तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। समस्या तब आती है जब लोग इन दोनों के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। हाँ, और इस फर्क को समझाने के लिए स्रोत में जो पौधे वाला उदाहरण है वो बहुत ही सटीक बैठता है। मैं भी वही सोच रहा था। अगर हम इसे थोड़ा विस्तार दें तो कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक पौधा उगा रहा है। उस पौधे को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी और पानी की सख्त जरूरत है। ये दोनों चीजें गैर प्रक्रम में हैं। इनके बिना पौधा सूख जाएगा। सही कहा। अब बात आती है खाद की। खाद डालने से पौधा और तेजी से बढ़ेगा, शायद ज्यादा हरा भरा भी दिखेगा, लेकिन खाद बुनियादी जरूरत नहीं है। वो एक मूल्यवर्धित या वैल्यू एडेड चीज है, यानी महज एक इच्छा है। और इंसान की फितरत देखिए, जब जीवन में व्यस्तता बढ़ती है तो लोग अक्सर पानी देना भूल जाते हैं और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खाद डालने के पीछे भागने लगते हैं। अरे बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि मैं 3 दिन से ठीक से सोया नहीं हूं, खाने का कोई अता पता नहीं है। यानी पौधे को पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन मैं रात के 11 बजे बैठकर एक नया ऑनलाइन कोर्स जरूर करूंगा। यानी पौधे में जबरदस्ती खाद डालूंगा। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये मॉडल सुनिश्चित करता है कि जब कोई व्यक्ति थका हुआ होता है तब उसे इस मेनू से वो विकल्प चुनना चाहिए जो उसे पानी दे। जैसे कि एक अच्छी नींद लेना या प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताना। एग्जैक्टली। जानबूझकर या इंटेंशनल काम करने का मतलब यही है कि खाली समय मिलने पर अंधों की तरह कुछ भी करने के बजाय ये देखा जाए कि इस वक्त शरीर और दिमाग को किस चीज की सख्त जरूरत है। इसी सूझबूझ से लंबे समय तक वो प्रामाणिक संतुलन टिक पाता है। बहुत खूब। लेकिन चलिए अब उस स्थिति पर आते हैं जो किसी भी योजना की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जीवन कभी भी किसी इंसान की बनाई हुई योजना के हिसाब से तो नहीं चलता। हाँ, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है। क्या होता है जब अचानक कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, नौकरी चली जाए, या कोई ऐसा आघात लगे जिससे वो सारी संडे प्लानिंग और सारे मेनू धरे के धरे रह जाए। यहीं पर स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। और यहीं पर आकर ज्यादातर लोगों की इमारतें ढह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी योजना को लोहे की तरह सख्त बना लिया होता है। लेकिन इस वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण और बचाने वाला हिस्सा है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी संज्ञानात्मक लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, ये वो क्षमता है जो इंसान को अपनी ही बनाई हुई दिनचर्या का गुलाम होने से बचाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि अनुशासन होना चाहिए, नियम होने चाहिए, खुद पर नियंत्रण होना चाहिए, और अब हम कह रहे हैं कि सबसे अच्छी आदत वो है जो ये सिखाए कि उन आदतों और नियमों को कब और कैसे तोड़ना है। विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यही असली संतुलन है यार। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक नदी की तरह है जिसमें लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अब्स एंड फ्लोज होते हैं। तो अगर कोई इंसान बहुत सख्त दिनचर्या बना ले, तो किसी दिन शरीर के थकान या तनाव के कारण अगर वो उसे पूरा न कर पाए तो एक कठोर मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को कोसने लगेगा। वो सोचेगा कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मुझसे एक रूटीन भी फॉलो नहीं होता, और फिर वो हार मानकर सब कुछ छोड़ देगा। मतलब वो सब कुछ या कुछ नहीं वाली मानसिकता का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जिसके पास लचीलापन है वो व्यक्ति अपनी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों के आधार पर अपनी दिनचर्या में सहज बदलाव या इंट्यूटिव एडजस्टमेंट्स कर लेगा, और ऐसा करते हुए वो अपने विकास के रास्ते से भटकता भी नहीं है। जैसे कि अगर जिम जाने का समय नहीं मिला तो वो 15 मिनट की वॉक कर लेगा। अगर पूरे हफ्ते की प्लानिंग फेल हो गई है तो वो सिर्फ अगले 2 घंटों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वो परिस्थितियों के अनुसार मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। वाह! लचीलेपन का मतलब अपने लक्ष्यों से समझौता करना नहीं है। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि आज मौसम खराब है, इसलिए आज की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। ये नियम थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रामाणिक या ऑथेंटिक बने रहने के बारे में है। तो अगर इस पूरी यात्रा को समेटा जाए तो ये साफ दिखता है कि एक प्रामाणिक संतुलन रातों रात नहीं बनता। ये सच में एक पूरी वास्तुकला है। शरीर के जरिए अपने ही दिमाग का भरोसा जीतने से शुरू होकर अपने ध्यान और ऊर्जा को फोन के बाहरी शोर से बचाना। हाँ, और फिर उस बची हुई ऊर्जा को एक स्पष्ट योजना में ढालना। बिल्कुल, ताकि फैसले लेने में थकावट ना हो। अपनी प्राथमिकताओं को धूप, पानी और खाद की तरह पहचानना, और सबसे आखिर में इस पूरी इमारत को इतना लचीला बनाना
कि ये परिस्थितियों के अनुसार ढल जाए, गिरे नहीं। यही वो विज्ञान है जो इंसान को बांधता नहीं बल्कि उसे अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। ये सब सुनने और समझने में बहुत ही तार्किक और स्पष्ट लगता है, लेकिन इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो पूरे नजरिए को ही पलट कर रख सकता है, और ये विचार सच में सुनने वालों को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देगा। हाँ, क्योंकि हमने इस पूरी चर्चा में एक बुनियादी बात मानकर चली है कि इंसान का वो प्रामाणिक स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है। हम उस स्वरूप के इर्द गिर्द एक इमारत खड़ी कर रहे हैं। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि इंसान समय के साथ बदलता है यार। जो चीजें किसी इंसान के लिए आज से 10 साल पहले मायने रखती थीं, वो आज शायद बिल्कुल बेमानी हो चुकी हों। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, मूल्य बदल जाते हैं, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। अरे हाँ, तो सवाल ये उठता है कि स्रोत हमें सिखाता है कि हमारी दिनचर्या हमारे प्रामाणिक स्वरूप के अनुसार ढलनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर 10 सालों में एक इंसान का वो प्रामाणिक स्वरूप ही पूरी तरह से बदल जाए? एग्जैक्टली। तो क्या तब भी हमें अपनी उसी पुरानी वास्तुकला में, उसी पुराने ढांचे में ही थोड़े बहुत बदलाव करने चाहिए? ये तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। क्या केवल पुरानी इमारत में नई खिड़कियां लगा देने या रंग रोगन कर देने से काम चल जाएगा? या फिर एक ऐसा समय आता है जब इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि समय आ गया है कि उस पूरी पुरानी इमारत को, उन बरसों पुरानी आदतों को जमींदोज कर दिया जाए और एक बिल्कुल नई वास्तुकला का निर्माण किया जाए? ये विचार सच में झकझोरने वाला है। हम हमेशा चीजों को बनाए रखने, उन्हें जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन शायद विकास का सबसे बड़ा चरण ये पहचानना है कि कब पुरानी आदतों और पुराने ढांचे को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना है। बिल्कुल सही। तो संतुलन महज एक स्थिर इमारत नहीं है, बल्कि समय और बदलाव के साथ खुद को बार बार फिर से गढ़ने की कला है। और इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये अपने आप से पूछने का समय है कि जो वास्तुकला आज आपके पास खड़ी है, वो आपके आज के स्वरूप को दर्शाती है या महज बीते हुए कल की कोई परछाई है।